हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। जो पहला है मातृभूमि, सोनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है कविता। दूसरा है गोल, जो हमारे खेल के खिलाड़ी, जो हॉकी के खिलाड़ी है, मेजर ध्यानचंद के ऊपर है। आज की जो कविता है वो है पहली बूंद। इसकी पंक्तियों को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार मैचिंग पूछ ली जाती है। तो कविता को कवि के साथ मिलान पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किस कवि की है या फिर किस कविता से है। इसलिए अपने पंक्तियों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और जो इस कविता का विषय है इस कविता का क्या विषय है ये बताऊंगी। इसमें कविता में वर्षा ऋतु के आगमन पर जो धरती में परिवर्तन होते हैं उनका सुंदर वर्णन किया गया है कवि के द्वारा इस कविता में। तो सबसे पहले हम पहला पंक्ति पढ़ते हैं। वह पावस का प्रथम दिन जब पहली बूंद धरा पर आई। पावस होता है मानसून या वर्षा ऋतु, उसके बारे में कहा गया है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो प्रथम होता है पहला और दिवस होता है दिन। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। धरा होता है धरती, धरती का पर्यायवाची है और आपको सभी पर्यायवाची अच्छे से आने चाहिए। तो वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। इस पंक्तियों में कवि कहता है कि वर्षा ऋतु का वह पहला दिन है जब पहली बूंद धरती पर आई। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन ने ली अंगड़ाई। तो कवि कहता है कि जब पहली बूंद धरती पर आई तो उससे क्या हुआ कि अंकुर फूट पड़ा धरती से। जो धरती के अंदर बीज हैं, धरती के अंदर, वो फूट पड़े, मतलब उन्होंने जन्म ले लिया। नव जीवन ने ली अंगड़ाई, तो नया जीवन का उदय हो गया। नव जीवन से क्या होता है, नया जीवन ने यहाँ पर उदय हो गया। क्योंकि हमारी धरती के अंदर अनेकों प्रकार के बीज छिपे होते हैं। और जब बारिश आती है तो हम आसपास देखते हैं कि मतलब जब बारिश आती है तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जन्म ले लेते हैं। तो अगले जो कविता है का जो पंक्तियां हैं उसमें कवि कहता है कि धरती के सूखे अधरों पर, अधरों का मतलब होता है होठ। ठीक है, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। वसुंधरा की रोमवली सी, हरी दूब पुलकाई मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो धरती के अधर है, मतलब होठ हैं, जो ग्रीष्म ऋतु के कारण सूख गए थे। अधर मतलब होठ, मतलब जो धरती की ऊपर की सतह है वो क्या हो गई थी, सूख गई थी। गिरी अमृत सी बूंद आकर, जब उस धरती के सूखे होठों के ऊपर, धरती की सूखी सतह के ऊपर बूंद आकर गिरी तो वो अमृत के समान है। जैसे जब हमें प्यास लग जाती है तो हमारे होठ सूख जाते हैं, तो उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु की तपती गर्मी के कारण हमारी धरती के होठ, मतलब अधर सूख गया है, सतह सूख गई है, तो अमृत के समान आकर वहां पर पानी की बूंद लगी है। वसुंधरा की रोमवली सी, वसुंधरा मतलब धरती, धरती का रोम रोम, हरी दूब पुलकाई मुस्काई, तो जो धरती है उसके रोम रोम पर हरी दूब पुलकी मुस्काई। तो यहाँ पर क्या है, जो हरी दूब है पानी की बूंदों से क्या हो गया है, मुस्कुराने लग गई है। नई नई जो रोए हरी दूब के वो निकल आए हैं। पहली बूंद धरा पर आई। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने जो धरती की सूखी हुई सतह थी उसके बारे में बताया है। जो अगली पंक्ति है इसमें कवि कहता है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद दरा पर आई। देखो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आसमान में उड़ता सागर। ठीक है, तो आसमान में पहले तो सागर उड़ नहीं सकता, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, मतलब कहता है कि कभी बादल, आसमान में बादल ऐसे उड़ रहे हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि आसमान में उड़ता सागर, की जो बादल होते हैं ना उनके अंदर भी पानी होता है और सागर के अंदर भी पानी होता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान के ऊपर सागर उड़ रहा हो। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, ऐसे लग रहा है कि बादल है ना जो बिजलियों के ऊपर, जो बिजली लसक रही है उसकी चमक के ऊपर पंख लगाकर उड़ रहे हैं। बजा नगाड़े जगा रहे, जो बादल हैं वो गरज गरज के ऐसे लग रहा है जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बादल धरती की तरुणाई, तो तरुणाई क्या होता है, यौवन। ऐसे लग रहा है कि जैसे अब धरती की यौवन उग गया हो, पहली बूंद धरा पर आई। ठीक है, अब दूसरी पंक्तियों में कवि कहता है, नीले नयनों सा यह अंबर। यहाँ पर जो आसमान है उसको नीले नयनों सा बताया गया है। उसकी नयनों के साथ क्या की गई है, तुलना की गई है। आप यहाँ पर समझ भी रहे होंगे, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है जब तुलना की जाती है। तो काली पुतली से ये जलधर,
मतलब जो आसमान है नीला, उनकी आंखों से तुलना की गई है अंबर की, मतलब आकाश की काली पुतली से। ये जलधर, जलधर होता है जल को धारण करने वाले, मतलब काली पुतली के समान बताया गया है यहाँ बादलों को। ठीक है, तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे नीली आंखों में काली पुतली के जलधर, मतलब काली पुतली की तरह बादल लग रहे हैं। करुणा विलगित अश्रु बहाकर, मतलब धरती का चिर प्यास बुझाई। यहाँ पर क्या है, जो आसमान है उसका, जो आसमान है उसका आंख, आसमान के रंग नीले ऐनों सा यह अंबर, मतलब आंख जो आसमान है उसको अपने आंखों के समान बताया गया है, और जो हमारी आंखों में पुतली होती है उनको, बादलों को उनके समान बताया गया है। करुणा विलगित अश्रु बहाकर, जो धरती है उसकी प्यास को देखकर, उसकी तड़प को देखकर मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आंसू बहा रहे हैं। धरती की चिर प्यास बुझाई, तो ऐसे लग रहा है जो बादल बरस रही हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या हुआ, जो धरती है उसकी प्यास बुझाई है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर ललचाई। यहाँ पर जो बूढ़ी धरती है फिर से क्या है, हरी भरी होने के लिए ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ पर मैंने सभी पंक्तियों की व्याख्या आपको कर दी है, और यहाँ पर जो इसके कवि हैं कविता के, उनको वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। इसके कवि को ना गोपाल कृष्ण कोल। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है कि हमें इन पंक्तियों को याद रखना है, क्योंकि मैचिंग के लिए आ जाती हैं, और पंक्तियां बहुत ही सिंपल हैं। तो सिर्फ इसमें वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती की सौंदर्यता का वर्णन किया गया। आप एक पंक्ति से ही पकड़ लोगे कि ये पंक्तियां उस कविता की है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना, अपनी पंक्तियां थोड़ी याद रखनी है अपने माइंड के अंदर, और कवि का नाम याद रखना है। उसके बाद है कवि परिचय। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कोल हैं। उनका जन्म 1923 और मृत्यु 2007 में हुई थी। ने बच्चों के लिए देश प्रेम, उन्होंने जो ये कवि हैं गोपाल कृष्ण कोल, इन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीवन जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। तो देश प्रेम से जुड़ी हुई, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता, उन्होंने एक दूसरी कविता का वर्णन किया गया, हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, हमें देश हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। आप इस पंक्ति को अच्छे से याद कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है देश हमें देता है सब कुछ, ये पंक्तियां किस कवि या लेखक की हैं। तो आपको याद रखना है कि हमने किस कविता के अंदर पढ़ी है, पहली बूंद के अंदर पढ़ी हैं। तो इसके कवि को ना गोपाल कृष्ण कोल हैं। तो किस कविता से हम कुछ सीखें। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो आगे जो पार्ट से है ये हम जो सोल्यूशन है अगली वीडियो में करेंगे, सब सोल्यूशन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।